समझ आया ना। बाकी सब तो हमने क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे। अब डी ब्रोगली के बारे में या डी ब्रोए के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, वो क्या होता है, वो वेवलेंथ क्या होती है, और चैप्टर का नाम ये कैसे पड़ा आज इसका हमें पता चल जाएगा। तो आज का बच्चों ऑब्जेक्टिव देखो, डी ब्रोए वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे हम, और उससे रिलेटेड जो भी स्क्रीन शेयर कर दो, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे। दिख रहा होगा स्क्रीन तो सबको, अब देखो। नहीं दिख रहा सर। यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, तो डी ब्रोए वेवलेंथ और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसके बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बताओ बच्चों। चलो सबसे पहले तो E is equal to 5 plus काइनेटिक एनर्जी 5 plus V naught, EV naught है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होगा ना, उसके बाद ईवी नोट वाला लिखेंगे। फिर E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H nu और यहाँ is पर equal to 5 plus EV naught। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। Yes। उसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा की फॉर्म में लिख दो या ईवी नोट की फॉर्म में लिखते हैं पहले। एच म्यू प्लस में एच म्यू थ्रेशोल्ड प्लस में यहाँ क्या लिख दूं, EV naught। ईवी नोट, है ना, याद है ना सबको। काइनेटिक Yes, एनर्जी Yes sir। हम बहुत यूज करेंगे। क्या लिखा है हमने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नोट, और वी नोट क्या था यहाँ, Stopping potential। और ये v क्या है, वेलोसिटी। अब लैम्डा की फॉर्म में लिखना हो तो h C upon lambda is equal to HC upon lambda naught। लैम्डा नोट क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ, राइट, साथ में ई वी नोट। Yes, लैम्डा sir। नोट क्या है यहाँ पर, Cut off wavelength। लैम्डा नोट इज कट ऑफ वेवलेंथ। और ये कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ, बताओ भाई। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। चलो उसके बाद क्या करना है बच्चे, यहां तक तो हमने कर लिया था। उसके बाद इक्वेशंस वगैरह पढ़ ली थी, ग्राफ हमने पढ़ लिए थे, है ना। तो अब थोड़ा सा आगे करते हैं हम वेवलेंथ की। आज हम बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, सोचो, किसी ने पढ़ा है पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में कुछ। 11th में पढ़ा था केमिस्ट्री में। क्या होता है डी बच्चों। देखो अभी जो हम इस चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर, क्या है, ड्यूअल नेचर। मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन होता है इस चैप्टर का नाम। अब डुअल मतलब दो नेचर, मैटर के भी और रेडिएशन के भी कितने नेचर हैं, दो नेचर। अब रेडिएशन मतलब अभी जो लाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, लाइट एक किस्म से रेडिएशन बोल सकते हो, उसके दो नेचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक होता था, हमने शुरू में ही बात किया था, पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर था, जो वेव नेचर। वेव नेचर, याद है ना सबको। यस सर। है ना। तो लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है। लाइट वैसे हम वेव बोलते थे जो, लेकिन वो एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है, यानी उसके पास दो नेचर हैं। वो एक्चुअल में हमें लगता था कि वेव है, लेकिन साथ साथ एक पार्टिकल भी है। तो डी ब्रोए ने सोचा कि अगर लाइट जो है वो वेव है, वो एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है, तो एक पार्टिकल भी किसकी तरह एक्ट कर सकता होगा, वेव की तरह। तो एक पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ क्या नेचर होगा, वेव नेचर। मतलब पार्टिकल भी किसकी तरह एक्ट कर सकता है, वेव की तरह। पार्टिकल भी किसकी तरह एक्ट कर सकता है, वेव की तरह। तो अगर पार्टिकल वेव की तरह एक्ट करेगा
तो इसके पास क्या होनी चाहिए, वेव की करेक्टरिस्टिक, वेव क्या, किस चीज से हम बता सकते हैं कि वेव है, उसकी क्या होनी चाहिए, Wavelength. वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, Wavelength. है ना, तो लैम्डा होनी Wave चाहिए। frequency. तो अब क्योंकि पार्टिकल एक वेव नेचर की तरह बिहेव कर सकता है, अगर ऐसा है तो पार्टिकल के पास क्या होनी चाहिए, कुछ उसकी वेवलेंथ। Wavelength. तो हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ है, उसका वेव नेचर है, यही डी ब्रोगली ने बताया। और वो वेवलेंथ उसकी कितनी है, इस फॉर्मूले को डी ब्रोगली ने बता दिया था, वो उन्होंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू HMV. एच अपॉन पी, H. एच अपॉन पी, समझ में आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल Yes. टू एच अपॉन पी। क्या ये नॉर्मल MV वेवलेंथ है, नहीं. कौन सी वेवलेंथ है, वेवलेंथ एसोसिएटेड with a पार्टिकल, Particle. यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास भी कुछ वेवलेंथ होगी, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन उसके पास वेवलेंथ होगी। एच तुम्हें पता ही है क्या है, Planck constant. Planck's constant. और अब ये पी क्या है, Linear momentum. लीनियर Momentum. Momentum. मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब Particle. देखो एक्चुअल में जो वेवलेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वेव नेचर, Wave. और जो पी है, पी क्या वेव के पास मोमेंटम होता है, किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, Particle के पास. Particle के पास. तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Particle moment. पार्टिकल नेचर। तो इन दोनों को जो आपस में रिलेट कर रहा है वो कौन है, देखना फॉर्मूले में, Planck's constant. Lambda. प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर वाया या बाय Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात, Yes, sir. डी ब्रोए ने क्या बोला कि अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो यदि एक रेडिएशन के पास या एक वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी क्या नेचर हो सकता है, वेव नेचर हो सकता है। Wave nature. उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बताया। और ये आया कहाँ से फॉर्मूला, वैसे हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, मैं अभी पूरा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहता था, बट अगर देखना है वो किसी को, एटम्स होते हैं ना बच्चे, एटम्स के अराउंड जो एटम्स के जो शेल होते हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मूव Yes, करता है ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानता हूँ जो कि है ही, तो इसके पास भी क्या होनी चाहिए, एक Wave. वेव Wave. साथ एसोसिएटेड। तो डी ब्रोए ने बोला कि बाद में हमें पता लगेगा, मैं एटम्स में इस बात को थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा कि ये जो वेव होती है ये कैसी वेव होती है, Stationary. स्टेशनरी वेव। तो वो स्टेशनरी वेव क्या करेगी, अगर एक पार्टिकल है, अब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, तो वो पूरी वेव कहीं पर भी हो जाएगी पूरे शेल में, तो उस पूरे शेल को कवर करेगी, इस प्रकार कवर करेगी कि ध्यान रखना ये जो शेल का रेडियस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, वेव की वेवलेंथ की। Wave. शेल का जो ये सरकमफ्रेंस है पूरी अगर मान लो मैंने बोला इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसके, Wave की wavelength का. वेवलेंथ की। मतलब क्या सर, अब अगर ये पूरी वेव उस शेल को कवर कर रही है तो कितनी वेव कर सकती है, मतलब पूरे शेल को कवर करने के लिए कितनी सरकमफ्रेंस चाहिए, 2 पाई 2 pi r. आर। तो ये अगर एक वेव हो सिर्फ एक वेवलेंथ की तो क्या हो जाएगा 1 लैम्डा, 2 की हो तो क्या आ जाएगा 2 2 lambda. Lambda. लैम्डा, 4 की हो तो 4 लैम्डा, ऐसे ही n हो तो, N lambda. And lambda. समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. तो तुमने पता है कि r किसके इक्वल होता है, अगर मैं मोमेंटम के फॉर्म में बात करूं तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, थोड़ा सा ट्राई करके देखो, थोड़ा सा अब इसमें दिमाग लगाओ खुद, हमने r के बारे में कुछ पढ़ा भी हुआ है, r क्या होता है, सोचो थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा इसको मोमेंटम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा सोच को दिमाग लगाओ, सोचो 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 कैसे कर सकते हैं इसको। R is equal to mv upon q भी पढ़ा था। अब mv R perpendicular distance होता है.
अगर यहाँ पर तुमने एम वी अपॉन क्यू बी लिख दिया, चलो एक बार तुम्हारे लिए करते हैं, ये बी कहाँ से आया? अगर ये लिख सकते हो वैसे, लेकिन एटम्स में तुम पढ़ोगे, मैं उस एटम्स में कराऊंगा इसको, बट डी ब्रोय ने बोला वो ये बोला और उससे हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, थोड़ा सा सोचो और थोड़ा सा सोचो, बहुत करीब हो। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे हुआ ये? डी ब्रोय ने बोला था, मैं तुम्हारे को इक्वेशन बताता हूँ, डी ब्रोय ने बोला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। हम उल्टा चले तो लैम्डा को हमने आर इंटू ध्यान से, हाँ बोलो बोलो बोलो। आर इंटू पी आर इंटू पी। समझ नहीं क्या बोल रहे हो? चलो मैं यहां से डराइव करवाता हूं तुम्हें, ताकि पेपर में मत भूलो। अगर यहां पर लैम्डा है बच्चे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। लैम्डा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? पी अपॉन वी अपॉन, पी अपॉन सी को कुछ भी मान लो, वेलोसिटी बोल दो, लो वेलोसिटी, वेलोसिटी है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? वी अपॉन में म्यू। म्यू। पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन में म्यू। ठीक है, एच तो ठीक है, एच को क्या लिख, पी को क्या लिख सकता हूं? एम इंटू वी। वी। थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है? देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, ये कहां से आ रहा है? ये एच म्यू बन जाएगा वहां जाके। कोशिश करो थोड़ा करने की, दिमाग वी लगा। इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन, ये तो वही बनेगा फिर। थोड़ा थोड़ा सही है, सही है, वही बनेगा, लेकिन कहां से आया ये इक्वेशन? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहुंचे हुए हो बस। मोमेंटम है, तो पी इज इक्वल टू एम वी। हम्म। भाई अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, तो तुम क्या लिखते हो वेलोसिटी को? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं हर चीज तुम्हें करा देता हूँ जहां पे तुम्हें लगे। देखो मैं सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा कि ये सब तुम कर चुके हो, थोड़ा सा याद रखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले साइक्लोट्रॉन में भी ऐसा यस कुछ सर, साइक्लोट्रॉन में किया था। है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, v इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट तो वही है, अपॉन टाइम। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या लिख सकता हूं मैं? सर पी को वहां पे √2m के लिखा था। p को क्या लिखा था? वेरी गुड, अंडर रूट 2m के। के। ओके। अब लेकिन यहाँ पर पहले p की टर्म तो लाओगे ना, p की टर्म कहाँ से आएगी यहाँ पे? 2 पाई आर को कैसे कन्वर्ट करोगे p की टर्म में, मोमेंटम की टर्म में? सोचो 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 सोचो। कहीं से भी स्टार्ट करो, आंसर आएगा, कहीं से भी स्टार्ट करो। सर वी को पी कर सकते। क्या कर सकते हो बोलो? तुमको यहां से करना है, पर यहाँ पर फिर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वेलोसिटी से, अच्छा चलो यहाँ से करते हैं, 2 पाई आर को क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूँ क्या? सर टाइम को भी तो लिख सकते हैं, 2πm अपॉन क्यूबी। बिल्कुल लिख सकते हैं, टाइम को भी लिख सकते हैं 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। क्यूबी। हमारे ऊपर है सब, टाइम को लिख दो 2 पाई एम, फिर वहीं आ जाएंगे। देखो अब देख लिखते हैं 2 पाई आर, टाइम को क्या लिख सकते हो? 2 2πm पाई एम अपॉन क्यूबी, यही लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब ये फिर क्या आ जाएगा बताना? ये तो वही आ गया दोबारा। 2 पाई आर अपॉन वी लिखते थे, वही तो तुमने लिखा है। अगर अगर बी की फॉर्म में लिखना है तो तुम ध्यान से समझो, जहां से तुम्हें स्टार्ट करना, कहीं से भी कर दो, आंसर हमेशा आएगा। 2 पाई को 2 पाई लिख दिया, आर को मैं लिख देता हूँ एम वी अपॉन क्यूबी। ठीक है। अगर तुम्हारे बोले, बाद में बोलेंगे कि ये क्या है, एन लैम्डा, यही होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सुन सकता हूँ सर? 2 पाई तो ठीक है, एम वी चलो कोई बात नहीं, क्यूबी को क्या लिखूं सर? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्या? नो सर, हो रही है। हाँ ना, इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी क्यूबी को तुम चाहो तो क्यूबी लिख दो, वरना ई भी लिख सकते हो।
क्यूबी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। 2 पाई mv है, mv को मोमेंटम लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो 2 पाई mv को क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? √2m के अपॉन क्यूबी n लैम्डा। थोड़ा सा और सोचो क्या कर सकता हूँ और। सर के को v इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। बोलो 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 बोलो। और कहां तक पहुंच गए? चलो जैसे जैसे तुम कर सकते हो वैसे वैसे करते रहो। 2 पाई, अच्छा के को mv स्क्वायर लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वहीं से तो आया है, mv को ही तो हमने के लिखा है सर, क्यूबी। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने मुझे बोला कि p इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई m ओवर क्यूबी। टू पाई भी है, क्यूबी भी है, तो ये क्या बन सकता है? 2 पाई ओवर क्यूबी, फिर क्या आ गया? t अपॉन, अपॉन एम। तो मैं इसको लिख दूं t अपॉन m। क्या लिख सकता हूँ क्या? बोलो। यस और थोड़ा सा सोचो, और दिमाग लगाओ सर। सर टाइम, टाइम है ना, कोई बात नहीं, टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ? टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है क्या? यस सर। अच्छा, तो मैं इसको 1/म्यू लिख दूं क्या? यहाँ m है, m को मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, इसको m लिख दिया, इसको √2mk लिख दिया, n लैम्डा, ऐसा ही है क्या? यस सर। ठीक है। अब मेरे को पता लग रहा है सर, कुछ कुछ मैं अगर 2mk को वापिस एक बार मोमेंटम की फॉर्म में लिखूं, m व्यू √2mk को क्या लिख सकता हूँ? वही मोमेंटम है ना, m से m तो कट रहा है सर, तो म्यू बाय लैम्डा, ये क्या आ गया सर? कुछ सोचो थोड़ा सा। E इज इक्वल टू क्या होता था? h म्यू, है ना? डेरिवेशन करनी नहीं तुमने, बस ध्यान रखना म्यू क्या आ जाएगा? E बाय एच। तो v डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, म्यू को क्या लिखा है? E बाय एच। n लैम्डा, यही लिखा है क्या? यस सर। देख लो देख लो। किसी को कोई डाउट हो रहा है? अगर तुमको यहां से भी नहीं करना तो तुम यहां से भी कर सकते हो बच्चे, यहां से देखो। v को क्या लिख सकते हो? v को क्या लिख सकता हूं मैं? सर आप बोल रहे कुछ? मेरा नेटवर्क चला गया क्या? नहीं सर नहीं बोल रहे। मेरा शायद सर का चला गया। मैं तब से बोल रही हूँ, मेरे नेटवर्क ने मुझे धोखा दे दिया। हेलो सर। सर का ही वाईफाई उठ गया होना। हाँ सर, को शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी ना ज्वाइन करने में। हाँ ऐसा ही कुछ। और सर का कैमरा भी ऑफ हो गया ना। स्क्रीन भी ऑफ होगी मतलब शेयरिंग। हाँ मेरा मैथ का पेपर है। कब कब है शिवानी? कल है। ऑल द बेस्ट। तैयारी होगी? अभी कहाँ, अभी करनी है। कितनी मिनट आएंगी? 3 में भी, हाँ 3 आएंगे बस। बस बस 3? उसमें तो अरे कुछ है ही नहीं। बाकी सर खुद डालेंगे ना अपनी मर्जी आवाज से। आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया भाई। आओ, यहाँ तक आ गया। कहाँ तक थे हम? कहाँ पहुंच गए थे? ये रब हो गया क्या? कहाँ पे थे हम? चलो कोई बात नहीं। हमने आगे चलिए डी ब्रोए को हमने कहाँ तक लिखा था वो बताओ मेरे को। डी ब्रोए क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकल है तो उसके पास कौन सा नेचर भी होगा? वेव नेचर भी होगा। तो हमने उसने बोला था लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन पी। p।
ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम करेंगे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम साइक्लोट्रॉन वाले कंसेप्ट को मिक्स कर दोगे ना, तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए हिंट दे रहा था, करेंगे हम इसको, लास्ट में कर देंगे। अगर तुम्हें एटम्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। किसी ने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा है? वो सब पढ़ा हुआ है तो अभी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हाँ। पढ़ रखा तो फिर इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर किसी को याद है बोहर का मॉडल तो मैं अभी डिराइव करा सकता हूँ इसको, बोलो। शॉर्टकट मेथड से, लंबे मेथड से फिर तुमको थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन में घुसना पड़ेगा। देखो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आप ना समझा दो। देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, सर हो सकता Yes, है। sir. ठीक है, ये निकालना है। अब तुम्हें पता है एक चीज की, अभी जो बोहर मॉडल कह रहा है हमें, वो क्या कह रहा है कि अगर एक एटम है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके अंदर शील कर रहे हैं, शेल के अंदर है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक वेव का पैटर्न बनेगा, जिसको हमने बोल दिया कि 2 पाई आर किसके इक्वल होगा बच्चे? And lambda. And एंड लैम्डा। अब ध्यान से सुनो, बोहर का मॉडल जो कहता है हमें, वो क्या बताता है? किसी चीज के बारे में बताता है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बताता था, याद हो तो किसी को? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोहर का मॉडल हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बताता था, वो क्या बताता था? अगर वो आता तो हम फटाफट कर सकते हैं। देखो पहले तो ये बात याद रखना कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, मैंने बताया था, स्टेशनरी वेव है ना। कैसी वेव है? stationary. बोहर का सेकंड मॉडल जो हम एटम्स में पढ़ेंगे भी सही, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट वो बताता नहीं था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन NH upon 2। एल। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MVR MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 2 पाई। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू वहां पुट कर दूं बोहर के मॉडल में, सोचो, या यहीं से भी निकाल सकते हो। आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? दिमाग लगाओ। आर क्या है? NH अपॉन 2 पाई इंटू MV. डिवाइडेड बाय एम। ऐसे लिखते हैं। आर की वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहां से तुम आर की वैल्यू पुट कर दो, चाहे वहां से पुट कर दो, जहां से तुम्हारा मन करे। मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो 2 पाई, ध्यान से देखना, 2 पाई आर क्या होता है? आर, देखो देखो देखो, एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यही होता है क्या? Yes, sir. एम वी क्या है? P है, ये आर है, ये NH अपॉन 2 पाई। 2 pi. अब इसको थोड़ा सा सोचो कि मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ और किसी चीज में। क्यूबी की फॉर्म में सोचना छोड़ देना, क्यूबी की फॉर्म में सोचना छोड़ देना। अरे किसका, सारे बच्चे तो हैं, अब कौन रह गया? अच्छा 49 थे, 46 कैसे हो गए? इन्हीं के ही मैसेज आ रहे हैं। फिर बीच में कोई बच्चा डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? पता नहीं सर, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम इतना बोल तो रहे थे। इस कौन है ये? सर हम ये थोड़ी ना देख रहे थे। शारदा कौन है भाई? शारदा तो कोई है ही नहीं यार। किसी ने अपने व्हाट्सएप पे शारदा लिख रखा है क्या भाई? बोलो, किसी ने लिख रखा है क्या? सर कोई बात No, नहीं, sir. छोड़ो। अभी तक तो कुछ है नहीं, मैं मैसेज कर देता हूँ। कोई बात। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, आरपी इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। एक हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन पी। ये देखना कैसे आएगा। आप यहाँ पर एक ध्यान रखो, H अपॉन पी को उधर आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना आप। तो पी को इसमें डिवाइड में लाएंगे, फिर लैम्डा बन जाएगा। 2 पाई आर इज इक्वल टू, इन्होंने क्या कहा था? 2 पाई आर किसके इक्वल है? NH on P. एंड लैम्डा। एन लैम्डा की। तो आर यहाँ पर लिख दो। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं या आर की वैल्यू लिख दूं, तुम्हारे ऊपर है। आर की वैल्यू लिख दो, चलो। पी, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? एन लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू NH अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, n से n कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P. दिख रहा है? बट ये अभी मैं करवाने वाला हूं, लेकिन इसको और डीप में पढ़ेंगे जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे? एटम चैप्टर, एटम वाला। एटम वाला। तब तक वेट करना सको तो कर लो। लेकिन अगर इसको साइक्लोट्रॉन वाले कंसेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं हम। लेकिन मैं हमेशा वही बोल रहा हूं कि वहां पर एक टर्म फालतू आती है। कौन सी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड।
वहां पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते थे बच्चे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं कुछ, जब इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं सर। नहीं ना, तो इसीलिए वहां बी का थोड़ा सा है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसीलिए वो थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बोहर मॉडल पता है, एक्चुअल में ये वेरीफाई किसी ने किया, बोहर के मॉडल को ही वेरीफाई करने के लिए हो गया था ये, कि मतलब बोहर के मॉडल से हमने वेरीफाई किया कि डी ब्रोई वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। कैसे सर वेरीफाई किया था? वो ऐसे किया था, देखो बोहर का मॉडल कहता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 तो ध्यान से देखना, और डी ब्रोई ने क्या बोला था कि 2 पाई आर किसका मल्टीप्लायर है? इंटीग्रल मल्टीप्लायर है वेवलेंथ का। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, 2 पाई को उधर ले जाओ तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया, एन एच अपॉन एम वी। तो उन्होंने कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? लैम्डा का। लेकिन इस डी ब्रोई के सॉरी बोहर के अकॉर्डिंग क्या था? 2 पाई आर किसका इंटीग्रल मल्टीप्लायर है? एच अपॉन एमवी एमवी का। ये था बोहर के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग था? डी ब्रोगली डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या किसकी इक्वल आ रहा है? सर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी है ना? उन्होंने कहा ये इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन एमवी का, ये इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा का, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा? ऑब्वियस सी बात है एच अपॉन एमवी की। यानी क्या है? एच लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पर पार्टिकल नेचर को दिखाता है और लैम्डा यहाँ पर वेव नेचर को दिखा रहा है। तो एच जो कर रहा है वो इन दोनों को रिलेट कर रहा है। मतलब बोहर के पोस्टुलेट का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही निकला, वही रिजल्ट डी ब्रोई से भी निकला। इसका मतलब डी ब्रोई ने जो बात बोली थी वो क्या बोली थी? सही बोली थी कि वेव पार्टिकल के पास भी कैसा नेचर हो सकता है? वेव नेचर हो सकता है। पार्टिकल के पास भी कैसा नेचर हो सकता है? वेव नेचर हो सकता है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर वो वेवलेंथ निकालनी होगी? तो एच अपॉन एम बी। कैसे सर? अगर पार्टिकल का मास गिवन है m, है ना, और पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, तो तुम सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, उस पार्टिकल की वेवलेंथ आ जाएगी। लेकिन अब हम भी तो एक तरह से पार्टिकल है, सॉलिड बॉडी है हमारी भी, तो हमारे पास भी क्या होनी चाहिए? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो हमारी वेवलेंथ क्या हमें दिखती है? क्या हमारी वेव हमारे साथ कुछ ऐसा वेव का चलता है? नहीं ना। क्यों? क्यों ऐसा होता होगा? तो क्यों? अगर बोहर की बात सही है, उसकी डी ब्रोई की बात सही है, तो हमारे पास भी वेव होनी चाहिए, लेकिन हमारे को तो नहीं दिख रही। क्योंकि बच्चों P जो है हमारा, P क्या है? mv। तो डी ब्रोई की जो वेवलेंथ जो उन्होंने बताई थी वो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मास बहुत ज्यादा है तो लैम्डा क्या हो जाएगी? बहुत जाएगी। तो हमारा मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे को जो हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत 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 छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि हमें दिखे तक नहीं। सर इतना भी ज्यादा नहीं है, सबका ही है। एक छोटी सी क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी है ना जिसके पास, उसके अंदर देखना एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कंपेयर किया हुआ है? इलेक्ट्रॉन को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? एक बॉल के साथ। जो हम बॉल है होती है ना हमारी बॉल, उसके साथ कंपेयर किया हुआ बच्चे। जो बैट बॉल वाली बॉल मान लो है ना, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। उसका बॉल का मास भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। फिर तुम इसकी भी वेवलेंथ निकालते हो और इसकी भी वेवलेंथ निकालते हो, तो पता चलता है इसकी वेवलेंथ बहुत क्या आती है? कम। स्मॉल। तो एक बॉल की वेवलेंथ भी बहुत स्मॉल आ रही है, तो बॉल के कंपैरिजन में हमारा मास तो कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा ना। बहुत ज्यादा। हमारी वेवलेंथ तो बहुत ही कम आएगी सर, तो वो तो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो रही। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो ये जो डी ब्रोई की वेवलेंथ है, ये कौन से पार्टिकल के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो जाती है? माइक्रोस्कोपिक। होती तो हमारे लिए भी है, लेकिन जो इसकी जो हम बात कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक। क्लियर है सबको? फिर ये फर्दर किसने किया? ये फर्दर इस चीज को किसने वैलिडेट कर दिया कि डी ब्रोई ने सही बोला था? डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी ना वो नहीं पढ़ा, डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन से ना इलेक्ट्रॉन डाले। इलेक्ट्रॉन गन से क्या डाले? इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो ना, और एक क्रिस्टल पर, निकल के क्रिस्टल पर, किसके क्रिस्टल पर?
Equal. क्रिस्टल पर इसको क्या किया, स्ट्राइक करवाया, तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह पर क्या हुए, स्कैटर हुए हर जगह पर। ऐसा तो पहली बार तो कौन करता है, नेचर किसका होता है, वेव का होता है नेचर, की हर जगह पर स्कैटर हो। पर ठीक है, फिर उन्होंने ना एक डिटेक्टर लगाया जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता, डिटेक्ट करता। फिर इनको पता लगा एक जगह इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ, मतलब जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा। फिर धीरे 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 मूव करा तो धीरे धीरे वहां पर स्कैटरिंग कहीं पर बहुत कम हुई, कहीं पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा फिनोमिना जो स्टडी किया था हमने पहले वेव ऑप्टिक्स में किया था, जिसको बोलते थे हम इंटरफेरेंस। हालांकि तुमने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं डेविडसन एंड जर्मर अभी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कहाँ पढ़ते थे तुम बच्चे, इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में। तो ये जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस क्या होता है एक्चुअल में कि जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो तुमने अभी थोड़ा सा देखा भी होगा, जैसे ऐसा एक वेव ये है और दूसरी वेव बिल्कुल सेम ऐसे आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट देंगी, दिख रहा है। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इनके जो एक दूसरे के अंदर ये ऐड हो गई, क्या हो गई एक दूसरे के अंदर, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, बोलते हैं इंटरफेरेंस। और कैसा इंटरफेरेंस है, बढ़ने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ पर अब जो पहले मैग्नीट्यूड था उससे मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी कुछ ऐसा हुआ, एक जगह उनकी स्कैटरिंग का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया था, तो हमने इसको किसके साथ रिलेट किया, इंटरफेरेंस के साथ। तो हमने इसको क्या बोला है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो नजर आ रही थी, तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोला, कौन सी जगह बोली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ रही है, यहाँ पर स्कैटरिंग उनकी बहुत ज्यादा है, तो ये फिनोमिना किसकी तरह है कि इंटरफेरेंस की जगह, जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इलेक्ट्रॉन ने भी क्या किया एक्चुअल में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है। तभी तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, एक जगह पर स्कैटरिंग ज्यादा आई है, एक जगह पर कम आई है। जो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा आई है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन इंटरफेरेंस का फिनोमिना कौन शो करता है, हमेशा वेव शो करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक किस्म से क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद ये जो स्कैटरिंग कराई थी, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को डाला था, वो किसी पोटेंशियल पे डाला था। फिर इस पोटेंशियल का हमने वेवलेंथ के साथ रिलेशन निकाला, तो वो वेवलेंथ बिल्कुल बिल्कुल किसकी तरह आई, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो स्पेसिंग होती है, जो एटम्स की जो स्पेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पता लगा बेसिक कि भाई इलेक्ट्रॉन जो डी ब्रोय ने जो वेवलेंथ दी थी, जो वेवलेंथ हमारी इसके अकॉर्डिंग आई, और जो वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करी इलेक्ट्रॉन के केस में किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। एक वेवलेंथ तो हमारी क्या आई सर, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आई बच्चे, एक्सपेरिमेंट, ये डेविडसन इन जर्मन। एक हमने निकाली डी ब्रोय के अकॉर्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। कैसे, एच की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू क्या रखी, एम इंटू वी। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वेलोसिटी हमने जो भी दिया इलेक्ट्रॉन की, ठीक है वो। अब इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकाली, वो जो डी ब्रोय के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आई और जो एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ आई, वो दोनों आपस में क्या कर गई, मैच कर गई। इसका मतलब डी ब्रोय ने जो पक्की बात बोली थी वो बिल्कुल बिल्कुल क्या बोली थी, सही बोली। पहली बात तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हुआ, जो कि कौन शो करता है, वेव शो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव है। फिर हमने यहाँ से वेवलेंथ निकाल के भी देखी, तो वो बिल्कुल किससे तरह मैच हुई, जो डी ब्रोय ने दिया था। इसका मतलब डी ब्रोय ने बिल्कुल सही बोला है कि एक पार्टिकल है तो उसके पास कौन सा नेचर भी होगा, वेव नेचर। डेविडसन में तुमने अभी कुछ नहीं करना, मैं बता दूंगा एटम्स चैप्टर के बाद हम जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा कि कोई फॉर्मूला है लैम्डा की फॉर्म में, 12.27 वाली फॉर्म में, वो अभी नहीं करना। लेकिन यहां तक समझ में आया कि डी ब्रोय ने क्या बोला था, वेव, एक पार्टिकल के पास क्या नेचर होगा, वेव नेचर, और वो वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसकी डेरिवेशन तो हमने कर ली। अब इसको दूसरे तरीकों से कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा तो ठीक है, एच की भी ठीक है, पी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 के होता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्या होता था, E इंटू वी नॉट नहीं लिखूंगा, वी लिखूंगा, क्योंकि वी नॉट कब होगा, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m के कैसी हो जाएगी,
Maximum. मैक्सिमम। उस केस में यहाँ पर क्या लिख दूंगा, वी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो किसके लिए यूज होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। और हमेशा जरूरी नहीं है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो, के सिंपल क्या हो जाएगा, ई इंटू वी भी तो हो सकता है। यहाँ पर वी कैसा हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो, क्या हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, के इज इक्वल टू ई इंटू वी। लेकिन जब स्टॉपिंग की बात हो जाए तो यहाँ पर स्टॉपिंग वी नॉट तभी लिखोगे जब यहाँ पर के क्या होगा, मैक्सिमम। अदरवाइज सिंपल के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ई इंटू वी। क्लियर है क्या सबको? तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास समझ में आ रहे हैं सबको, ये वाले। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो। पक्का? कैसे हमने डी ब्रोई वेवलेंथ को बताया, सबको पता चल गया। हमने दो चीजों की हेल्प ली। अगर जिसको यहाँ पर उसकी डेरिवेशन समझ नहीं आई वो एटम चैप्टर में दोबारा देख लेगा, क्योंकि एटम चैप्टर में मैं दोबारा करवाने वाला हूँ। अभी इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमको पता है एटम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी, अगर जिसको पोस्टुलेट याद है तो उससे हो जाएगा। पहली बात, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, लैम्डा का, सिंपल सी बात है। बट कौन जो सरकमफ्रेंस होगी, बट अभी के लिए हमने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, और पी को हमने लिख दिया, कैसे कैसे लिख सकते हैं हमने तुम्हें बता दिया। चलो थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। ये पार्टिकल है, जैसे देखो एक पार्टिकल है मास m का और चार्ज q का, इसको एक्सेलरेट किया, देखो अब स्टॉपिंग किया गया पोटेंशियल से, एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेट किया। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 50 वोल्ट। एक पार्टिकल A है, उसके लिए चार्ज मास m है, चार्ज q है। अच्छा, पार्टिकल B के लिए क्या है बच्चे बताना, सर मास इज इक्वल टू 4m है, चार्ज कितना है, सेम है। है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, 2500। अब तुमने लैम्डा ए बाय लैम्डा बी करना है और कुछ नहीं करना। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पहले लैम्डा ए निकाल लेते हैं आप। लैम्डा ए होता क्या है डी ब्रोई वाला में, एच अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी एमवी। लेकिन यहाँ पर पी तो नहीं है, एमवी एम भी तो नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले एच को किस में कन्वर्ट कर दूं, एमवी की फॉर्म में, है ना, या पी को सीधे किसकी फॉर्म में लिख दूं, अंडर रूट, 2m ईवी। और क्या लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ईवी। ईवी। तो मेरे को अब देखो ध्यान से, के की तो वैल्यू नहीं पता लेकिन वी की वैल्यू पता, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या आराम से। यस सर। तो लैम्डा ए इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2, एम की वैल्यू एम ही दे रखी है, ई की जगह इलेक्ट्रॉन का उसका चार्ज दे रखा है तो ई की जगह लिख दो क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। क्लियर है? यस सर। तो ये इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पर बताओ। चलो इतना ही लिखना तो इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो जाएगा पक्का। अब लैम्डा Yes, बी निकाल दो, वो कैसे लिखोगे, वही फॉर्मूला एच अपॉन अंडर रूट 2m2 into 2p। एच की जगह क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखना, अंडर रूट 2, एम की जगह अब क्या लिखूं, 4m। 4m, ई की जगह Q। क्यू लिखना है, चार्ज तो सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अब, 2500। 2500। 2500। क्लियर है क्या? यस सर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना। एच अपॉन 25 चौका क्या होता है, 100, है ना, यही होता है पक्का। चले क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 हो जाएगा, राइट, 100 एम क्यू, क्या यही हो जाएगा? यस सर। और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एच अपॉन में अंडर रूट 100, इसको सही कर दो तो अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 100 का क्या आ जाता है 10, अंदर क्या रह जाएगा, थैंक यू। यहाँ पर सही करो क्या रह जाएगा बच्चे, और चाहो तो इसका स्क्वायर भी कर दोगे तो काम और भी आसान हो जाएगा। अगर इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करना कैसे आता है, अगर तुमको स्क्वायर करना है तो तुम स्क्वायर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस, मैं तो दोनों तरीके से बता सकता हूँ। देखो लैम्डा ए इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो एच स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा,
2m 2m h स्क्वायर अपॉन में 100 MQ क्लियर। ऐसे लैम्डा बी स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? लैम्डा बी का स्क्वायर करना। H square upon h बोलो बोलो बोलो। square upon 4 दूनी 8 है ना, 2 कर सकते into हैं ऐसे? या 25 चौका Yes, 100 sir. दूनी 200 हो जाएगा, है ना। 25 4 जा 100, 100 2 जा 200, 200 तो 200 तो ये हो गया, और 2 0 और भी थी, तो 2 0 और भी हो जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा? MQ m। MQ and अब इन दोनों को क्या कर दो, बस डिवाइड कर दो। वाइड तो कर दो लैम्डा, इस यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पर इसको आगे कर देते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लैम्डा ए स्क्वायर अपॉन में लैम्डा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा क्या? Yes, sir. तो क्या रह जाएगा? 1/100। MQ से MQ भी कट जाएगा क्या? कर लोगे इसको काम से? Yes, sir. देख लो Yes, अच्छे से, sir. फिर भी दिमाग लगा लो और देख लो। किसी को कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लो, आप हो जाएगा आई थिंक अब तो सबसे। Yes, sir. देख लो, फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, फिर तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर देखो ना, लैम्डा ए का स्क्वायर है। क्या है? लैम्डा ए का स्क्वायर है बच्चे। Scared. यहाँ पर अगर तुम लिखोगे भी सही, जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी है ना, हमने क्या लिखा हुआ है? लैम्डा ए का Scared. Square. तो दो उस साइड जाके वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को सब, Yes, sir. या नहीं समझ Yes, रहे? sir. बताओ बताओ बताओ। से मतलब जैसे 20,000 देखो, कर लेते अपॉन हैं, 100 कर अपॉन लेते हैं। आओ, लैम्डा ए का स्क्वायर का क्या लिखोगे? 1/100, यही लिखोगे, Yes, sir. ठीक है। इसको क्या लिखोगे? 1000 है ना, 20,000 है, तो इसको काट दो, ठीक है। क्लियर है? अब लैम्डा ए बाय लैम्डा बी क्या आ जाएगा? √200। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. √200 को सोल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसको भी लिख सकते हैं हम, कैसे सर? जैसे इसने लिखा है 100 को, मैं 200 को क्या लिख सकता हूँ? 50 × 4 लिख सकता हूँ, 4 into और √4 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? 250. 50। तो क्या यही नहीं आ गया आंसर? Yes, sir. देख लो, फिर भी किसी को डाउट है तो देख लो अच्छे से, टाइम है हमारे पास, हम कल भी इस चैप्टर को कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम अभी सही चल रहे हैं, अभी जितना हमने करना था उसके ऊपर। किसी को कोई डाउट है? क्या किया मैंने? तुम्हारे ऊपर है। देखो, मेरा फिजिक्स का काम तो सिर्फ इतना है कि मेरे को ये इक्वेशन बतानी थी, लैम्डा ए इक्वल टू h/p। पहले केस के लिए पुट करो और दूसरे केस के लिए पुट करो, और दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। तुम पहले स्क्वायर रूट को सोल्व कर लो, ऐसा नहीं करना तो दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। जैसे अभी किया मैंने, इस इक्वेशन को क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया? अब डिवाइड कर दिया। Divide. तो ये हो गया फाइनल स्टेप। ये हो गया हमारे पास फाइनल स्टेप। ये हो गया स्टेप 1, ये हो जाएगा स्टेप। अब क्लियर है सबको? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड Yes, होगा sir. ना, बस वैल्यू को पुट किया और दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आओ थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है? इसको हम कल करेंगे, लेकिन अभी चाहो तो कर सकते हो, हमारे पास टाइम है तो इसको भी कर देते हैं, है थोड़ा सा। तो देखो, डी ब्रोई वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, कितनी इक्वल दे रखी है? ध्यान से देखो। इससे पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लें ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक अल्फा पार्टिकल है और एक क्या है? प्रोटॉन है। अल्फा पार्टिकल है और क्या है? Proton. Proton. प्रोटॉन है। अब दोनों को एक्सेलरेट किया रेस्ट से, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जिससे एक्सेलरेट किया? 100 100 वोल्ट। वोल्ट। इसका भी 100 100 वोल्ट है, और इसका भी कितना है? 100. volt. दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा अल्फा, और इसकी दे रखी है लैम्डा पी। ठीक है, तुमको दोनों की रेशियो बतानी है, लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। कोई बात नहीं, लैम्डा पी की वैल्यू पुट करो पहले, तो क्या होती है? h/p h/p mv।
यही होगी क्या? सिंपल। Yes, sir. और मैं इसको तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अच्छा, ये है प्रोटॉन का मास, और ऐसे ही उसके लिए क्या हो जाएगी सर? H तो H ही रहेगा, mv की जगह क्या आ जाएगा? m इंटू वी ही आएगा, लेकिन ये भी मास किसका होगा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा का ये वाला किसका होगा? पहले वाला प्रोटॉन का। प्रोटॉन। ठीक है, दोनों को रेस्ट से एक्सेलरेट किया, दोनों को किससे एक्सेलरेट किया? रेस्ट से। हमें को नहीं मतलब, तो हम क्या करेंगे, हम इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं, वही हमारा फॉर्मूला। अंडर रूट एच अपॉन में एम वी को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 एम के की जगह क्या लिख दूं? ई वी। ई वी नहीं लिखूंगा अभी, ई की जगह कोई चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं हो रखी है ना, तो क्यू लिख दूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे? एच को तो एच ही लिखूंगा। एम अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? बताना कितने टाइम्स होता है एम अल्फा? नहीं पता, चलो अंडर रूट 4 times. 2 एम ऑफ अल्फा क्यू ऑफ अल्फा साथ में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या? सर बोलो। एच से एच को कैंसिल So 4 times. अभी काटेंगे, यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। एच से एच कैंसिल। अब किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा। रूट 2m अब चाहो तो फिर से क्या कर सकते हो? दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो चाहो तो। अगर तुम्हें ऐसा ही दिक्कत नहीं है तो दिक्कत करने की जरूरत भी नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो। आंसर वैसे भी रूट में ही आएगा अगर तुम ट्राई करोगे तो, बाद में अगर जब हम स्क्वायर नहीं करेंगे। फिलहाल अगर तुमको स्क्वायर करके काटना है, तब किसी को कंफ्यूजन होती है तो वो पहले दोनों जगह क्या कर दे? स्क्वायर। कहीं को रूट में दिक्कत होती है तो पहले इसको स्क्वायर करके काट दो, वापिस से रूट लेना क्या दिक्कत है? ठीक है, वो ऐसा कर लो। 2mp qp इंटू वी, फिर v से v क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों का v कितना है? 100 100 तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अब 2 से 2 भी कट जाएगा क्या? यस सर। तो अब क्या कर सकता हूँ बच्चों बताओ? लैम्डा पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा अल्फा का स्क्वायर। एम अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के? 4 times. 4 टाइम्स। Yes. 4 टाइम्स लिख दो मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है प्रोटॉन से? ये मैंने बताया हुआ है साइक्लोट्रॉन में, बस 2 टाइम्स। कितना होता है? 2 times. 2 टाइम्स। चार्ज ऑन प्रोटॉन। और डिवाइडेड बाय क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या ये कट नहीं जाएंगे क्या? यस। तो देखो यहाँ पर क्या ऐसा ही नहीं आ रहा कुछ हमारे पास? अभी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो लैम्डा पी का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा अल्फा का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? 8 के। 8। अब इन दोनों साइड रूट ले लो वापस से। लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? रूट 8। तो चेक करना आंसर क्या यही नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। वही तो क्लियर। फिर भी किसी को डाउट है, अच्छे से देख लो, है ना, अच्छे से देख लो, कोई बात नहीं। हमने क्या किया? बहुत आसान चीजें हैं, सिर्फ फॉर्मूला पुट किया। v की वैल्यू पुट इसलिए नहीं की क्योंकि दोनों के लिए सेम है, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, काट दूंगा। तो जब भी तुम्हें रूट का समझना है ना, तो दोनों साइड क्या कर लिया करो बच्चे? स्क्वायरिंग। मैं दोबारा बताता हूँ, लैम्डा पी को लिखा मैंने एच अपॉन एम वी पी के लिए, ऐसी लैम्डा अल्फा को लिखा एच अपॉन एम वी अल्फा के लिए। एच एच कट गया, दोनों साइड अंडर रूट आ रहा था, तो दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? एक साइड अंडर रूट आ रहा था, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एम अल्फा क्यू अल्फा इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 एम पी क्यू पी इंटू वी। वी दोनों के लिए 100 वोल्ट था, तो ये तो काट ही दिया, 2 भी कट गया, रह गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मेरे को पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के? 4 times. 4 times. मैंने एम अल्फा की जगह क्या पुट किया है बच्चे? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही क्यू अल्फा की जगह क्या पुट किया है बच्चे? 2 टाइम्स प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज अल्फा पार्टिकल पे कितना टाइम्स होता है? 2 times. अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। तो हीलियम का मास, और प्रोटॉन होता है एच के पॉजिटिव के बारे में बात करते हो जब तुम, तो हीलियम का मास हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन से कितना है? 4 टाइम्स है, और इसका चार्ज देखो कितना है, इससे डबल है। क्या है? डबल। चार्ज के लिए मैंने लिख दिया 2 इंटू क्यू, मास के लिए लिख दिया 4 इंटू एम। तो m से m कट गया, अब q से q कट गया, तो 4 इंटू 2 क्या आ गया बच्चे? 8. 8।
तो यहाँ पर आ गया 8। अब दोनों साइड हमको तो स्क्वायर की रेशो तो नहीं चाहिए थी ना, सिंपल लैम्डा की रेशो चाहिए थी, तो दोनों साइड अंडर रूट किया, तो लैम्डा पी बाय लैम्डा अल्फा किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 8 क्लियर है। यस Yes, सर sir. Yes, sir. फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो अब इसको 2 पॉइंट समथिंग लिखोगे, तुम लिखोगे ना 2 पॉइंट यस समथिंग। Yes, sir. तो जैसे यहाँ पर है, इसको लिखोगे 2 2 जा 4 लिखते हो, फिर यहाँ पर 0 0 उतारोगे, याद है ना सबको कैसे करते थे इसको, और तुम्हें Yes, इतना भी sir. याद नहीं है तो तुम इसको ऐसे लिख दो बच्चे, सिंपल। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 root 2. तो 2 इंटू 1.41 करोगे जब, तो क्या आ जाएगा ये 2.82, यस सर Yes. तो ये लगभग लगभग किसके इक्वल है, Okay. 3। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा इसका, 3। क्लियर है, इसीलिए आंसर में इसको किसके अप्रोक्सीमेट किया हुआ है, 3 के, क्योंकि वही क्या हुआ है, नियरेस्ट इंटीजर बताना। डन। Yes, sir. यस सर एक बार घर से ट्राई करके आना, ये बिल्कुल सेम है, वहां पर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात की हुई है ना, यहाँ पर किसकी बात की हुई है, देख लो, Electron. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। समझ में आ रहा है, इनके बस मास में दिक्कत आई, चार्ज तो दोनों का क्या होगा बच्चों, Same. सेम होगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, इसीलिए देखो तुम्हें सिर्फ मास की रेशो दिख रही है आंसर में, चार्ज की रेशो दिख ही नहीं रही, क्योंकि चार्ज से चार्ज तो क्या हो जाएगा, कैंसर कैंसिल। Yes, sir. क्लियर है, ये होमवर्क है तुम्हारा। एक ये क्वेश्चन रह गया हमारे पास, ये वाला, इसको कैसे करोगे, इसमें क्या बता रखा है बच्चे, देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि डी ब्रोई वेवलेंथ दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, किसकी बच्चों, इलेक्ट्रॉन, Electron. कितनी दे रखी है, 10⁻³ टाइम्स, Three. wavelength ऑफ proton फोटोन। Photon. ठीक है, तो तुमको स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालनी है, v निकालना है इस इलेक्ट्रॉन का, स्पीड मतलब यहाँ क्या है, v पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्या है, स्पीड। तो तुम्हें पता है लैम्डा ई की वैल्यू, तो चलो ठीक है, लैम्डा ई दे रखा है जो भी, वो कितने टाइम्स है, 10⁻³ टाइम्स। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फोटोन है, प्रोटॉन नहीं। Photon. अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उससे लैम्डा कैसे निकालू, सोचो थोड़ा। फोटोन के लिए तो लैम्डा निकालना बहुत आसान है सर, फोटोन के लिए तो हम पढ़ते आए हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, मैं येलो से लिख रहा हूँ, फोटोन के लिए आइंस्टाइन ने क्या बोला था, एनर्जी किसकी इक्वल होती है, H इंटू म्यू। तो अगर एनर्जी निकालना हो तो H इज इक्वल टू C बाय Lambda. लैम्डा होता है ना, यही होता है, बोलो। yes sir अब लैम्डा कैसे निकालूं इसकी, थोड़ा सा सोचो, फोटोन के बारे में बात हो रही है, फोटोन की जो वेवलेंथ है, क्या मैं ऐसे ही नहीं निकाल सकता क्या, सिंपल, लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगी, देखो ना यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा पी सी बाई वी, कैसे आया है सर ये, देखो सिंपल भाई, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और सोचो थोड़ा सा, E को तुमने अभी लिखा है एच म्यू, लिखा है ना, और H अपॉन पी किसके इक्वल होता है, H अपॉन पी लैम्डा लैम्डा के इक्वल होता है, तो इसको पुट करो, कैसे आएगा ये, रिलेशन होता है बच्चे, ये याद भी रखना, अगर फिर भी हम प्रूफ भी कराएंगे, लेकिन फिर भी तुम याद रखना, ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ये दिख रही है ये चीज, जैसे इसने लिखा है लैम्डा पी इज इक्वल टू सी बाय वी वी, वी क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, इसकी स्पीड स्पीड क्या है, वी स्पीड, स्पीड देखो क्वेश्चन में, Yes. इसको हम म्यू बोलते, इन्होंने वी लिख दिया, क्या Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रही मेरे को, ध्यान से देखो, सी अपॉन म्यू अगर लैम्डा के इक्वल है, सर यही तो होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, या म्यू इज इक्वल टू सी बाय, C is equal to. Lambda. Yes, sir. हाँ, तो क्या मैं लिख नहीं सकता क्या इसको, फ्रीक्वेंसी मेरी, अगर मेरे से पूछा हो एनर्जी तो तुम आराम से लिख देते हो, लिखते नहीं हो ये, Yes. लेकिन यहाँ पर एनर्जी नहीं पूछी, एनर्जी की जगह क्या पूछा है इसने, Frequency. स्पीड ऑफ देखो क्या गिवन है, इतने टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन नहीं गिवन, लेकिन वो फोटोन की क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी Frequency. तो फ्रीक्वेंसी से मैं वेवलेंथ नहीं निकाल पाऊंगा क्या, यस सर यहां से मैंने कंपेयर कराया, ई तो ई है, एच तो एच है, तो म्यू किसके इक्वल है,
C upon C lambda. सी अपॉन लैम्डा, लेकिन इसने गिवन क्या है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी तो केवल लिख क्या सकता हूं मैं, सी अपॉन lambda लैम्डा lambda. पी, है ना, लैम्डा क्योंकि फोटोन की बात है तो लैम्डा फोटोन का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है या नहीं ये बात? yes sir. Yes, sir. बोलो 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 बोलो, कैसा होगा? yes sir. दिमाग लगाओ, अभी भी यस बोल रहे हो। क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है कितने टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है 10 power 3. तो लैम्डा पी की जगह मैं क्या लिखूं, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। रिलेशन तुम्हें पता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो मैं लैम्डा पी की जगह क्या लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को, H upon इस mv. इक्वेशन को पढ़ो, लैम्डा पी गिवन है तुम्हें, लैम्डा पी की जगह मेरे को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो लैम्डा पी को? अरे दिमाग लगाओ बच्चों, ये इसमें तो C कुछ है upon mu. C upon C upon mu. mu. म्यू सी बाय लैम्डा है, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा? C upon mu. C तो सी upon mu. अपॉन म्यू लिख दो ना, तो यही तो बोल रहे थे, समझ में आ रहा है? yes sir. Yes, sir. लैम्डा ई किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ सी की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 3 into 10 raised power minus 8, म्यू इन्होंने दे 10 to रखी the power 8. 6 into 10 raised power 14. 14। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की कैसे लिख सकता हूं, एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन Lambda E. C. एमवी, एमवी मास इनटू वेलोसिटी ना, यही होता होगा, Yes, sir. बोलो हाँ या ना? yes sir. मास इनटू Yes, वेलोसिटी, sir. वेलोसिटी तो ही तो पूछा है, तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻³ 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 6 into 10⁻⁴। 14. एच की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितना, 6.63 into 10⁻34। एम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है कितना, देख लो 9.1 into 10⁻31। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10⁻³ 3 और 6 को करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 by 2. 1 by 2. 2 मल्टीप्लाई 10⁻14 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4. 6. 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले तो ये बताओ, Yes sir. आराम से Yes, sir. करोगे या नहीं करोगे, बोलो बोलो बोलो, फिर भी दिक्कत है तो किसी को करो, देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या यही इक्वेशन नहीं आ गई हमारी सेम? बिल्कुल। Yes yes sir. sir. अब इसको बस सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करोगे, सिंपल सा है, ये जो चीज 10⁻⁴ वाली है वो अलग से लिख दो, दूसरी वाली अलग से लिख दो, अगर चाहो तो यहाँ से सीधा काट भी सकते थे तुम 3 की टेबल पर। कैसे सर, अगर तुमको यहाँ पर दिक्कत आती है ना ये लिखने में, ये 1/2 लिखने में, तो इसको ना लिखो, इसको ऐसे काट दो। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6.63 into 10⁻⁻34, मास है 9.1 into 10⁻⁻31, वी निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/6 into 10⁻⁻ कितना आ गया था ये, -6. -6 और -3 कितना हो गया, -9. -9। भाई 8 में से 14 गया तो -6, -6 और -3 -9। अब वीई निकालना है, वीई उधर ले जाओ, बाकी सब उधर ले आओ, तो मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता, वीई किसके इक्वल आ जाएगा मेरे बच्चे, 6.63 into 10⁻⁻, सर का मैसेज आ रहा है क्या, नहीं, 6.6 उल्टा हो गया. 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 9.1 into 10⁻⁻31। ठीक है, और क्या लिखूं बच्चों, 6 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड में. डिवाइड में, के साथ क्या है, 10⁻⁻। डिवाइड में, तो क्या यही नहीं लिखा उन्होंने, यही तो लिखा हुआ है, अब काट दो आराम से, 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6. अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो अप्रोक्सीमेट कर दो, इसको 7 मान लो, 7 दूनी हो जा रहा है 14, 14 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, ऐसे हल्का अप्रोक्सीमेशन भी कर लेता हूँ, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर, तो 1 पॉइंट कुछ ही है। ठीक है, पहले चाहो तो इसको सोल्व कर लो सर, इनको भी नहीं सोल्व करना तो 10⁻⁻ को सोल्व कर लो, ये कितना है 10⁻⁻ का 34। ठीक है, यहाँ पर क्या है -31, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +31. +31 प्लस में 9, 40 हो जाएगा, तो इसको कर दो, 40 में से 34 गए 6, तो यहाँ पर कुछ 6 के आसपास आया, देखो 6 ही आया क्या,
यस सर। दिख रहा है? यस सर। मान लो 10⁻6 आ ही गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय में तो आ रहा है सर 10⁻6, और इधर क्या है सर 6.67 को मैंने लिखा 7, 7 टू दा लिखा 14, 14 डिवाइडेड बाय क्या है 9। 9। इसको सोल्व कर दो, कितना आ रहा है ये 1.4 ही आएगा ना, लगभग लगभग 1.4। 4 के आसपास, इंटू 10⁻6। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। डी। क्लियर है क्या? अप्रोक्सीमेशन करना सीख लो, जैसे हमने हमेशा किया हुआ है। ठीक है, इसको रब कर दूं या पढ़ा रहने दूं इस वाले चीज को? सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं, पावर्स को सोल्व किया, पावर्स। ठीक है, देखो किसी को कोई भी डाउट है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी किए थे हमने कौन सी फॉर्म में किया है बच्चे? फॉर्मूला बेस्ड किया। कोई भी ऐसा चीज है जिसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि सर लैम्डा अगर ये होती तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, नहीं सर, सिंपल फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है तो वही लगेगा, है ना? और तो कुछ नहीं हो रहा। म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा है तो वही लगेगा। फॉर्मूला चेंज हो गया क्या किसी भी कंडीशन पे? नहीं। मेरे को बस ये गिवन था कि इस क्वेश्चन में समराइज कर रहा हूँ फिर छुट्टी। लैम्डा ई किसके इक्वल है? 10⁻³ कितने किसके? लैम्डा ऑफ पी, फोटोन के, है ना, पी के। तो लैम्डा ई लिख दिया, 10⁻³ लिख दिया। फोटोन की लैम्डा गिवन है लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है, लैम्डा गिवन ही नहीं थी। लैम्डा गिवन होती तो सीधा लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता ना, लेकिन गिवन नहीं थी। गिवन क्या थी? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा को किस में बदला? फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिख सकता हूँ? c बाय म्यू। तो c की वैल्यू पुट करी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व करा। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया? लैम्डा किसके इक्वल होता है एक्चुअल में? h/p यानी m। तो मैंने ये लिख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को गिवन था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को गिवन थी, वो भी पुट कर दी। दोनों को सोल्व करके मेरे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आई? 1.4 अब इसको भी तुम माइनस को डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। 14/9 की जगह क्या है? इमेजिन कर लो, 14 बाई क्या है? 1.4। 14 बाई क्या है? 9 की जगह माइनस कर लो, 14 बाई क्या है? 10 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लगभग 1.4। लेकिन अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा हुआ माना था ना, इसलिए वैल्यू थोड़ी छोटी आई होगी। तुम वैल्यू को, डिनोमिनेटर एक्चुअल में छोटा है या बड़ा है 10 से? छोटा है। छोटा है तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी 1.4 से, जो कि आई है 1.45। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इमेजिन कर लो। अच्छा, यहाँ पर 19 होता तो तुम मान सकते थे, 19 की जगह क्या मान लेते? 20 मान लेते। समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेट करना सीखो उस चीज को, तो जल्दी हो जाएगा काम। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर हर एक चीज में अप्रोक्सीमेटली तो नहीं हो सकती। हर चीज में हो सकती है, लेकिन फॉर्मूले में देखना पड़ेगा तुम्हें। अगर फॉर्मूले में ऑप्शंस में ऐसे ही आ जाए, मान लो भाई 1.41, 1.42, 1.43, सारों में 10⁻⁴ आ जाए 6, ये ऑप्शन आ जाए। अब तुम्हें तो एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। अब तो करना पड़ेगा, है ना, उस केस में। लेकिन ऑप्शन ऐसे हो जैसे अभी गिवन है, एक हो 1.4, एक हो 1.7, एक हो 1.8। अब अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आ सकती क्या? आराम से आ जाएगी सर। 1.8 तो आने से रहा इसका आंसर। 1.7 आ सकता है क्या कभी भी? बोलो, क्या 1.7 आ सकता है इसका आंसर कभी भी? नो सर। नहीं आ सकता। 1.4 के करीब ही आएगा। अब अप्रोक्सीमेशन लग सकती है। हाँ, जब वैल्यूज बहुत पास पास हो तब अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता, तब मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जेई में ज्यादातर वैल्यू पास पास पूछता ही नहीं। अगर उसने मान लो पूछ रखी है कि ज्यादातर वैल्यू बहुत पास पास की वैल्यूज हैं, इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन, सिर्फ जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन में दम नहीं है, इसलिए उसने किसको हार्ड कर दिया? कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? जब भी ऐसा हो कि ऑप्शंस में 1.4 है, 1.41 है, 1.42 है, तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ किसमें काम करना है तुमको? ज्यादा उसकी कैलकुलेशन में काम करना है। वरना अगर क्वेश्चन में दम होगा ना तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत आसान देगा तुम्हें। ऑप्शंस इतने दूर दूर रखेगा कि तुम अप्रोक्सीमेशन करोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। सर तो मतलब जे मेंस में अगर क्वेश्चन नहीं आया, आंसर मतलब पहुंच जाते हैं आंसर के पास, तो सीधा अप्रोक्सीमेटली लगा दे कि यहाँ अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। हाँ, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ना तो रेंज होती है बच्चे, बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आती है तो तुम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिख सकते हो।
लेकिन वो भी ऐसा रखना कि अगर 1.4 आए तो उसको 2 लिखाओगे तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो अप्रोक्सीमेशन दिमाग से लगना। 1.01 को तुम 1 लिखाओगे तो वो गलत नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन अगर 1.4 को 2 लिखाओगे तो गलत ही हो जाएगा ना बच्चे वो। यस Yes. हाँ, उस हिसाब से करना। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रिवाइज करने की जरूरत है नहीं हमें, बस एक ही फॉर्मूला है, उसी की दो चीजें से हमने बार बार करा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पी, और उसके बाद एच को एम को क्या लिख दिया, MB. और इसी को क्या लिख दिया, एच अपॉन में अंडर रूट 2 टू एम ए, और इसी को क्या लिख दिया, एच अपॉन अंडर रूट 2 यही है। और ये कहाँ से आया ये मैंने तुम्हें बता दिया। हमने किसको यूज किया, डी ब्रोई वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए कौन से एटम के मॉडल को यूज किया, बोहर बोहर के। और कौन सा पोस्टुलेट यूज हुआ है, इन सेकंड वाला, है ना। क्या एंगुलर मोमेंटम है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, NH अपॉन एम NH अपॉन में क्या आया था, इंटीग्रल मल्टीपल किसका है, 2 pi. 2 पाई का, NH अपॉन 2 पाई। समझ में आ रही है बात, यस सर। ये रखो लिखा होगा ना। सर का मैसेज भी आ गया। हाँ हाँ, बस जा सकते हो बच्चे। सेकंड, पिछली क्लास में क्या किया था, पिछली क्लास में बच्चे क्वेश्चन सोल्व किए थे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, जो थोड़े से हाई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, जेई के ही किए थे हमने। जेई से बाहर तो हमने कुछ किया ही नहीं, तुमने सबके देखा होगा ना, सबके अंदर Yes. हमारा यही लगा हुआ है बच्चे, जेई Yes, जेई sir. जेई 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 सारे जेई के हैं। ठीक है, तो जेई के ही क्वेश्चन किए थे होमवर्क पिछले। भी दिया था सर आपने? हाँ होमवर्क भी दिया था, हाँ करके, अब टाइम नहीं मिला चेक करने का। करके आए थे क्या सब, किया था। चलो मैं देखता हूँ और मैं बताता हूँ। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए चलते हैं बच्चे, मैसेज आ गया मेरा भी। ठीक है, किसी को कोई Yes, डाउट है तो वो पूछ लो, डाउट है अभी कुछ। No, बाय sir. सर, बाय सर। Bye, sir. Right. Bye, एक्स्ट्रा क्लास में मिलते हैं बच्चे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में आज थोड़ा सा 11th का रिवाइज करेंगे हम, जो हमारे अवंती के टेस्ट पेपर से रिलेटेड है वही, ठीक है। आज ओके, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा पाऊंगी। चलो जो लगा पाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेना आप।